Hello students, today we discuss the second part of the chapter Indian economy during the 1950 to 1990. Okay, in this part we discuss the agriculture sector and green revolution. As you all know, agriculture, Indian economy based on agriculture. When India free, the mostly people working in the agriculture sector. Just we take the in this slide the post independent and pre independent, the large number of peoples who depend on the agriculture for their livelihood. Just like 1950, the fiscal year 1950 to 51, the GDP total contribution made by the agriculture workforce and 55.4%. It means the total workforce under the contribution in GDP by the agriculture sector, approximately 55% workforce working in the agriculture sector, and only due to by the 55.4% working people, only national income and total national income is 17 to 18%. देख सकते हैं हम जैसा कि इसमें कि 55.4% जो वर्किंग पीपल है सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17 टू 18% इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है. देन इसका मतलब क्या सामने आती है कंडीशन, हम समझ सकते हैं कि पीपल हु डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर आर पुअर, यानी कि जो पर्सन एग्रीकल्चर पे डिपेंड था वो सब क्या थे, पुअर थे. नाउ वी कैन से द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सबसे बड़ी बात, ये पूरे इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है एंड बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर एंड इट इज़ बिगेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, सब एक जैसे मिल के नहीं काम करते, ये अलग अलग होता है और ये सबसे प्राइवेट सेक्टर है. तो इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर यही है और प्राइवेट सेक्टर भी यही है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है. और बट द एग्रीकल्चर इज़ डीपली रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम, यानी कि अगर हमको इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए या नेशनल इनकम चाहिए तो ये एग्रीकल्चर उसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एज ए 1% इंक्रीज इन एग्रीकल्चर ग्रोथ, अगर 1% एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती है, ओनली 1%, तो इसकी बेस पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में 0.5% ग्रोथ रेट हो जाएगा और इसी की बेस पर जो नेशनल इनकम है वो 0.7% बढ़ जाएगा. यानी कि 1% जब एग्रीकल्चर बढ़ता है इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, इंडस्ट्री सेक्टर पर और किस पे पड़ता है, नेशनल इनकम पर. तो इंडस्ट्री सेक्टर कितना बढ़ता है, 0.5 एंड नेशनल इनकम कितना बढ़ता है, 0.7. ओके, व्हेन इंडिया फ्री, द बिग प्रॉब्लम ऑफ लैंड रिफॉर्म. लैंड is ownership of land is in the very big problem for the agriculture sector. Mostly a big farmers, they honor the land. Okay, वो खुद अपना ज़मीन, कुछ लोगों के पास ज़मीन था एंड मोस्टली मिडल मैन यानी कि जमींदार. देन टेक जमींदार क्या करते थे, जो टीलर होता था यानी जो जिस पे वो कल्टीवेशन करता था, उस पर वो जमींदार उससे रेंट लेता था और वो रेंट लेकर किसको देता था, ब्रिटिश को देते थे. तो जमींदार जो इसके अंदर क्या थे, वो मिडल मैन थे. तो अब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आया लैंड रिफॉर्म करने के लिए कि इसकी ओनरशिप चेंज करनी है, यानी कि जमींदार जो था बीच में से उसको हटाने के लिए. तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर आल्सो द मीन ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ होल्डिंग, ownership of land holding. Land holding normally related to the redistribution of land, the rich to poor, यानी कि redistribution है लैंड का, यानी जो अमीर जो किसान थे उनसे ज़मीन लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको पुअर किसान को बांटने का जो तरीका जो निकाला उसको बोला लैंड रिफॉर्म. तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम देख सकते हैं इक्विटी इन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड द लैंड रिफॉर्म. द प्राइमरी रेफर टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंडिंग. सबसे पहला प्राइम फोकस क्या था कि ओनरशिप चेंज करना, कि जिस पे खेती कर रहा है उसको उसका ओनर बना देना. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका इसलिए अबोलिश द इंटरमीडिएट,
गवर्नमेंट ने मिडल मैन को जो था इसमें इंटरमीडिएट को हटा दिया। इससे क्या 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 किया गवर्नमेंट ने, लैंड ऑनरशिप चेंज किया, लैंड इंटरवेंशन एंड अबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज फैक्टर टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में नया टेक्नोलॉजी यूज किया और जो इंटरमीडिएट थे उनको ख़त्म किया। तो ये लैंड रिफॉर्म के लिए मेन था। अब इससे क्या हुआ, इन इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करना, और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जब इंक्रीज होगा तो इससे जो रिलेटेड है पावर्टी, वो गरीबी ख़त्म हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन यानी कि जो उनको प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मीन सिंपल मीन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, ओनरशिप ऑफ शिफ्ट द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी जिसके पास ज़मीन है उसकी ओनरशिप, यानी जिस रिच पर्सन के पास ज़्यादा ज़मीन है उसकी ज़मीन को लेकर उसको पुअर पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने को का काम ही लैंड रिफॉर्म में है। लैंड रिफॉर्म नॉर्मली रिलेटेड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी जो लैंड का है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना है रिच टू द फार्मर, यानी अमीरों से गरीबों की तरफ। अब इसमें क्या बात, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था लैंड रिफॉर्म का, तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर, यानी सभी लोग बराबर एग्रीकल्चर करें। कैसे, द लैंड रिफॉर्म इज प्राइमरी रेफर टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी लैंड होल्डिंग की यानी ओनरशिप चेंज करना, जो जनी किसको देना। इससे क्या होगा, सबको पास बराबर ज़मीन आ जाएगी, और जब बराबर ज़मीन आएगी तो प्रोडक्शन भी इक्वली प्रोडक्शन होगा। सो इसके बाद इसके लिए मेन क्या किया, अबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट को ख़त्म कर दिया। जो जमींदार सिस्टम था पहले, जो मैंने अपने डिस्कशन फर्स्ट चैप्टर में किया था, जमींदार कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द टीलर एंड किसको देते थे, फिर वो ब्रिटिश को देते थे, अंग्रेज़ों को देते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तब जमींदार से जब रेंट इनसे लेता था और इनको देता था ब्रिटिश को, तो ये मिडल मैन था, यानी ब्रिटिश के बीच में और जो टीलर है, जो किसान है उनके बीच में ये जिम्मेदार मिडल मैन था। तो जमींदार को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लैंड रिफॉर्म किया। अब लैंड रिफॉर्म का फ़ायदा क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या इन्होंने ऑब्जेक्ट लेके चले, वो ये था कि अबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैंड ऑनरशिप चेंज करना, लैंड टेनेंसी रिफॉर्म करना, लैंड इनहेरिटेंस को चेंज करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज़ द। अब इससे ऑब्जेक्ट क्या था, यानी कि करने का मतलब क्या था, ये ऑब्जेक्ट ये था कि इंक्रीज़ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, एंड देन एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करना। इससे इफेक्ट क्या होगा, इससे ये इफेक्ट होगा कि पॉवर्टी रिमूव हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी जो थी वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का प्राइम फोकस था कि इन सबको चेंज, ये इस टारगेट को अचीव करना है। तो क्या करना है कि ये लैंड रिफॉर्म करना गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी हो गया था। अब गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म के बाद एक लैंड सीलिंग कर दिया। लैंड सीलिंग का मतलब होता है एक फिक्स कर दिया कि एक पर्सन कितना लैंड रख सकता है। देखो, इट मीन द फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड कुड बी ऑन बाय द इंडिविजुअल। एक पर्सन कितना लैंड रख सकता है इसके लिए एक लिमिट फिक्स कर दिया। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वाज रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन लैंड ऑनरशिप इन फ्यू हैंड, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में जो ज़मीन थी उसको चेंज कर वो बहुत सारे लोगों के बीच में बांटना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन के पास 10 हेक्टेयर लैंड था। ठीक है, 10 हेक्टेयर का मतलब होता है अगर 2 फुटबॉल ग्राउंड है, 2 फुटबॉल ग्राउंड को मिलाकर 1 हेक्टेयर बनता है। ठीक है, सो जो 10 हेक्टेयर लैंड था, गवर्नमेंट ने 10 हेक्टेयर लैंड का मैक्सिमम सीलिंग कर दिया कि एक पर्सन सिर्फ 10 हेक्टेयर लैंड रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। अगर सपोज एक पर्सन के पास 12 हेक्टेयर लैंड है, अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट की लिमिट कितनी थी, 10 हेक्टेयर मैक्सिमम जो लैंड सीलिंग था। अब पर्सन के पास कितनी है, 12 हेक्टेयर। तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो 2 हेक्टेयर बचा, वो 2 हेक्टेयर जो है वो उसमें सरप्लस लैंड हो जाएगा, यानी लैंड क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इस लैंड को गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको फ्री में भी किसी को दे दे, नहीं गवर्नमेंट चाहे तो उसका जो लैंड लिया 2 हेक्टेयर वो उसके बदले में ओनर को पैसा दे या ना दे, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड था। तो देखो आप दोबारा देखते हैं
लैंड सेलिंग का मतलब मीनिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग दैट इंडिविजुअल एंड फैमिली कैन ऑन. ओके, लैंड ओवर एंड अबाउ द लैंड ओवर एंड अबाउ द अबाउ द सीलिंग लिमिट द सरप्लस लैंड. उसको क्या बोला है, जो अभी अब देख रहे हैं हम इसमें कि इसमें जो इसके अंदर बीच में जो 10 हेक्टेयर लैंड था और 12 हेक्टेयर लैंड था, उसके बीच का जो लैंड 2 हेक्टेयर बचा, जो 2 हेक्टेयर वो जो लैंड था वो क्या था, वो था सरप्लस लैंड जो ज़्यादा बच गया. इफ़ एन इंडिविजुअल फैमिली ऑन मोर लैंड देन द सीलिंग लिमिट. सीलिंग लिमिट कितनी है, एग्जांपल लिया हमने 10 हेक्टेयर का, और उसके पास कितनी थी 12 हेक्टेयर, जो 2 हेक्टेयर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, सरप्लस लैंड टेकन अवे विद और विदाउट पेइंग. यानी कि वो पैसा दे या ना दे, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टू द ओनर. ओके, अब सरप्लस लैंड का करेंगे क्या, अभी दो हेक्टेयर एक्स्ट्रा मिला उसका करेंगे क्या. द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्मॉल फार्मर. छोटे किसानों को, टेनेंट को, लैंडलेस लेबर को, और हैंडेड ओवर तो विलेज पंचायत एंड गिविंग टू कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. अब ये जो 2 हेक्टेयर बचा तो इन सबको बांट देंगे. अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो जो लैंडलेस लेबर है यानी जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो ये जो उनसे जो सीलिंग किया, और सीलिंग करने के बाद जो ज़्यादा लैंड बचा यानी सरप्लस लैंड था, वो इन सबको बांट देंगे. और वो उस बांटने से क्या हो जाएगा, उसको एक किसान को एक अपनी ज़मीन मिल जाएगी, उस पर वो प्रोडक्शन करेगा या खेती करेगा. अब इससे फ़ायदा क्या होगा, लैंड रिफॉर्म में. हाँ, अब इसका फ़ायदा सबसे बड़ा जो स्टेट्स का हुआ वो हुआ केरला और वेस्ट बंगाल में. तो केरला और वेस्ट बंगाल ने सबसे ज़्यादा लैंड सीलिंग को बहुत सीरियसली, गवर्नमेंट कमिटेड था इसके लिए, पॉलिसी बनाई और इसके लिए जो लैंड को टीलर को दिया. ठीक है, बाकी अगर अदर स्टेट ऑफ इंडिया जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जो ये स्टेट थे, इन्होंने ये इसको लैंड सीलिंग को बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया और इस पर इन्होंने काम नहीं किया. तो अब अगर सक्सेस की बात करें तो केरला और वेस्ट बंगाल ने सबसे ज़्यादा लैंड सीलिंग पर काम किया था. सेकंड, नाउ वी टेक द वेरी बिग टॉपिक, द ग्रीन रिवोल्यूशन. इन एग्रीकल्चर हिस्ट्री दिस is a green revolution, the very big revolution for the food grain. Okay, the introduction of new technology. इसका मतलब क्या था, the introduction new technique of agriculture which become the popularly green revolution. किस नाम से पॉपुलर, किस नाम से है वो, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से. कहाँ हुआ, अर्ली 1960, द फर्स्ट वीट एंड देन आफ्टर राइस. यानी पहले जो इसका ग्रीन रिवोल्यूशन का जिस क्रॉप के लिए किया वो तो वीट था, उसके बाद किस पे आया, राइस पे आया. अब इसका मतलब यानी कि इसमें एक वेरी ट्रेडिशनल आइडिया जो चल रहा था उसके उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिससे बूस्ट बाय द मोर देन 250% टू द प्रोडक्टिविटी लेवल. यानी कि अगर कोई किसान 1 kg वीट लगा रहा था, अब ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद वही किसान अब 250 kg यानी 150 kg की जगह कितना kg हो गया, 250 kg, यानी प्रोडक्शन 250 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, 250% इंक्रीज़ कर गया. तो इससे इसमें जो यूज किया वो क्या था, इसका मेन सेंटर अराउंड द यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स. यानी कि वो क्या यूज कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी, HYV सीड्स बोलते हैं जिसको, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, डेवलप्ड बाय यूएस के पर्सन थे, उनका नाम था यूएस एग्रो साइंटिस्ट, नाम था नॉर्मन बोरलॉग. ये है ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर. ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के थे, यूएस के थे. एंड द फार्मर फूड यूज बाय द फार्मर टू फूड डिफिशियंसी कंट्रीज जस्ट लाइक मैक्सिको. इन्होंने मैक्सिको में इन्होंने एक ट्रायल किया था इसके ऊपर. तो इन्होंने ये स्टार्ट जो की वो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई मैक्सिको में और करने वाले कौन थे वर्ल्ड में, नॉर्मन बोरलॉग की. अब हम बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में. इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1965 में. फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फॉर इन एग्रीकल्चर इन इंडियन एग्रीकल्चर. इसका मतलब क्या था, इसका मतलब जो था वो बेटर एंड इफ़िशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी एंड करेक्ट यूज ऑफ फर्टिलाइज़र. यानी कि इन्होंने जो सिस्टम सिखाया वो था सिर्फ सीड्स यूज नहीं करना, HY सीड्स के अलावा उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी सफिशिएंट एंड बेटर एंड एज वेल एज
करेक्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर देन एंड द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट व्हेन इट बिकम फूड ग्रेन। ये अब इंडिया क्या हो गया, इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन में, स्पेशली वीट एंड राइस में। अब इंडिया वीट एंड राइस का इंपोर्ट नहीं करता। इससे पहले तक इंडिया की जो कंडीशन थी वो फूड ग्रेन के मामले में वो फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट था। जो ग्रीन रिवोल्यूशन ने इस सिस्टम को यानी कि ख़त्म ही कर दिया। अब हम बात करते हैं कि इस इंडिया के जो एम.एस. स्वामीनाथन थे वो इंडिया के द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर हम बात करें इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की, वो उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, जो यूएस के थे, जो उन्होंने स्टार्ट की थी मैक्सिको में। और इंडिया के भी अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन, एंड इन्होंने लॉन्च किया। अब ये कब हुआ, 1960 से 78 के बीच में, और सबसे ज़्यादा इंडिया ने बहुत सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की सबसे बड़ी सफलता थी किसके मामले में, फूड ग्रेन के। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे, अब क्या क्या हम गवर्नमेंट ने यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले चेंज हुआ HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज हुआ। दूसरा यूज हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र। दूसरा हुआ इरिगेशन जो फैसिलिटी वो चेंज हुआ। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल पेस्टिसाइड एंड जर्मिसाइड एंड केमिकल हार्बिसाइड्स, यानी कि जो हार्बिसाइड का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ ग्रोथ स्मॉल प्लांट्स, जो अनवांटेड छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो उसको ग्रोथ करने के रोकने के लिए, और वीटिसाइड्स। एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्रेडिट यानी कि लोगों को लोन दिया गया फार्मर को। स्टोरेज यानी कि उसके माल को स्टोर करने के लिए। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका जो प्रोडक्शन हुआ उसके लिए मार्केटिंग हुई और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब एक बात, जब ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था तो किसान कितना प्रोडक्शन करता था, वो अपने और अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्शन करता था। यानी कि वो सिर्फ इतना प्रोडक्शन करता था कि अपना एक घर का सर्वाइव कर सके, घर सर्वाइव कर सके, अब अपना ज़िंदगी सर्वाइव कर सके, आपकी फैमिली को सर्वाइव करवा सके। तो इसलिए अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन ने इस सिनेरियो को चेंज कर दिया। अब उसके पास एक्स्ट्रा क्या होने लग गया, प्रोडक्शन होने लगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक किसान जो था पहले 100 kg वीट लगाता था, वो सारा का सारा कंजप्शन कर लेता था, ठीक है। अब उसने अपने प्रोडक्शन को ग्रीन रिवोल्यूशन से बदल कर अब उसका प्रोडक्शन होने लग गया 500। अब उसको तो अपने जो फैमिली का जो अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 100 kg वीट की ज़रूरत थी, जितना वो प्रोडक्शन पहले करता था, उसके पास एक्स्ट्रा नहीं था। लेकिन जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उसने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर लिया। किसके ड्यू टू द HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन फैसिलिटी, एंड उसके बाद उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी मिला, उसके बहुत कुछ। इसके बाद इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होकर 100 kg से 500 kg हो गया। अब उसके पास कितना kg एक्स्ट्रा हो गया, 400 kg एक्स्ट्रा हो गया। इस 400 kg को वो क्या करने लग गया, मार्केट में सेल करने लग गया। उसको बोलते हैं इस जो 400 kg है जो मार्केट में सेल होने के लिए प्रोडक्ट आया है, उसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस। अब इसको हम लेते हैं, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज मार्केट सरप्लस। जो मार्केट में बेचता है, जो अपने लिए रखा वो नहीं, जो मार्केट में बेचने के लिए आता है उसको हम बोलते हैं मार्केट सरप्लस। द गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ एज ए मार्केट सरप्लस वाज सोल्ड बाय द फार्मर इन द मार्केट। यानी कि वीट एंड राइस सबसे ज़्यादा मार्केट में इसी मार्केट सरप्लस की वजह से मार्केट में बेचने के लिए आता है, जिससे किसान इस चीज़ का फ़ायदा उठाने। ये कब हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे बड़ी सिंपल की बात कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। सबसे बड़ा यही इसमें चेंज आया था कि फूड ग्रेन के मामले में इंडिया सेल्फ रिलायंस हो गया, यानी सब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, सफिशेंट उसके पास क्या हो गया कि एक फूड के मामले में वो सफिशेंट हो गया। एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सबसे पहली बात। दूसरा, इंक्रीज द पर एकड़ यील्ड, यानी कि पर एकड़ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेस डिपेंडेंस ऑफ ऑन इम्पोर्ट, यानी पहले इंडिया, मैंने बताया आपको, इंडिया डिपेंड था फूड ग्रेन के मामले में, लेकिन अब इंडिया इसके मामले में यानी स्पेशली वीट एंड राइस के मामले में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया आफ्टर रिवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुआ। अब जरूरी नहीं था कि फार्मिंग में हुआ, इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी में हुआ, ट्रांसपोर्ट में हुआ, फूड प्रोसेसिंग में हुआ। फूड प्रोसेसिंग का मतलब उसको बनाना, उसको तैयार करना, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में हुआ। मार्केटिंग ऑल द क्रेडिट न्यू जॉब फॉर द वर्कफोर्स, यानी वर्कफोर्स के लिए नया जॉब क्रिएट किया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ए बेनिफिट टू द
फार्मर। अब फार्मर इसके अलावा इसका मैंने आपको बताया कि मार्केट सरप्लस था, उसको बेचेगा, उस बेचेगा तो कुछ पैसा मिलेगा, तो अल्टीमेटली फार्मर को इससे फ़ायदा मिला। अब इंडिया की जो अब बात करते हैं कि ये जो इंडिया के लिए अचीवमेंट ऑफ प्राउड है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इंडिया क्या हो गया इसके अंदर फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन। ओके, तो ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है अभी भी कि इंडिया में वर्क पॉपुलेशन जो है, इंडिया का जो वर्क पॉपुलेशन है अभी भी वो अप्रॉक्सीमेटली 65% अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देखो ये 1990 की बात कर रहे हैं, 1950 में इंडिया का वर्कफोर्स जो वर्किंग कर रहा था डिपेंडेंट कितने पे, 67.5%। अब यानी कि अब की यानी 1990 की बात कर रहे हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 65%। ओनली चेंज सिर्फ ओनली 2% चेंज इधर से उधर हुआ है, यानी कि बहुत कम चेंज हुआ है। हमने इससे पहले की क्लास में देखा होगा कि कंट्री की ग्रोथ रेट जो डिपेंड करती है वो क्या करती है, वो 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक के, 3 सेक्टर होते हैं। अब हम दोबारा से इसको रिकैप देखते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर वो होता है मैन्युफैक्चर यानी इंडस्ट्री सेक्टर, और तीसरा क्या होता है सर्विस सेक्टर। अब इसका एक इकोनॉमिक थ्योरी या इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि जिस सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वो कंट्री का ग्रोथ रेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। किसका, यानी कि सर्विस क्लास पर्सन ज़्यादा होंगे उस कंट्री के ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। इट इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टेरिटरी सेक्टर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, बट इंडिया में अगर बात कर रहे थे इसकी, तो वर्क पॉपुलेशन, अगर अब इसका एग्जांपल है दूसरा लेते हैं, इंडिया से लेने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर जिस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करेंगे उसकी ग्रोथ रेट क्या होगी, सबसे कम होगी। ये एक इकोनॉमिक्स का जो एक थ्योरी बोलता है। अब इसी हिसाब से इंडिया का जो वर्किंग पॉपुलेशन था अप्रॉक्सीमेटली 65% था 1990 तक, तो अब इस वजह से इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ वो ग्रोथ रेट कम था, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। हम इसमें देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है जिस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कम होगा और वर्किंग पॉपुलेशन भी कम होगी तो उसका डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसा कि अब देखने के आया है कि इंडिया का अब सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देख लिया हमने, अब कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से तो थे, एक दो हम कैटेगरीज में करेंगे, एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और दूसरा करेंगे सोशल इकोनॉमी इम्पैक्ट। तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या हुआ, सोल फर्टिलिटी और अब जो ज़मीन लैंड का सोल फर्टिलिटी था वो कम हो गया। उसके बाद वाटर लेवल फॉलिंग डाउन, वाटर लेवल जो था वो कंटिन्यूसली डाउन हो गया। एंड नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, तो ड्यू टू द एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड हार्बिसाइड, जब इन सबका ज़्यादा यूज़ करने लगे तो इसलिए इन्वायरमेंट का इस पर सबका इसका बैड इफेक्ट हुआ। एंड नेक्स्ट टॉक्सिस लेवल इन फूड चेन। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वीट का कोई प्लांट है, उसमें खूब सारा टॉक्सिस यूज़ कर लिया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वो क्या चला जाएगा, टॉक्सिस जो है वो वीट में भी चला जाएगा। फिर वीट जब हम सब खाएंगे किसी फॉर्म में हो, चाहे ब्रेड की हो, केक की फॉर्म में हो या रोटी की फॉर्म में हो, ठीक है, तो इसके वजह से जो वो हमारे फूड चेन में हमारे अंदर बॉडी में चला जाएगा, तो इसलिए ये हमारे जो है हमारे बॉडी को भी हार्म करेगा। तो टॉक्सिस लेवल इन फूड चेन में वो टॉक्सिन लेवल चला जाएगा। अब सोशल इकोनॉमिक की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये जो था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फ़ायदा था वो सिर्फ कम जो लोग थे यानी कुछ जो रिच पर्सन थे उन्हीं ने इसका फ़ायदा उठाया, यानी कि इंटरपर्सनल एज वेल एज इंटर रीजनल डिस्पारिटी या इनइक्वलिटी इन इंडिया। अब इसमें हुआ क्या कि अगर हरियाणा की और पंजाब की और कुछ पार्ट यूपी की बात करें तो इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और इनके प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई और इन्होंने ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कंट्री में फ़ायदा उठाया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ये जो स्टेट थे इनकी जो अब अभी भी बात करेंगे, इनकी पर कैपिटा जो इनकम है हरियाणा और पंजाब की अदर स्टेट्स की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका
तब से इनका लेवल एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ने लगा और इसका लेवल जो प्रोडक्शन था इंक्रीज होने, इसके बाद इनको पैसा मिला, तो पैसा मिला तो इनकी लिविंग स्टैंडर्ड सुधर गया, तो इनकी जो है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ, तो इन स्टेट्स ने ज़्यादा हुआ। और कंपेयर टू अगर हम इसकी बात करें राजस्थान की, उसके बाद हम बात करें जो यूपी का पार्ट और बिहार का या उड़ीसा का, तो इनमें ये स्टेट हैं ये एग्रीकल्चर का ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाए। अब हम बात करेंगे राइज इंसिडेंस ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया क्यों हुआ, अब एक मलेरिया की प्रॉब्लम इंडिया में क्यों हुई? आपने देखा होगा उसका फार्मर जब वो जो एक राइस का जो खेत होता है उसमें जो पानी को स्टोरेज करना पड़ता है, जब स्टोरेज करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएंगे, और मच्छर जो हो जाएंगे उससे मलेरिया हो जाएगा। तो इंडिया में मलेरिया की प्रॉब्लम भी एग्रीकल्चर की वजह से आया। उसके बाद हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ दो जो फूड्स थे, यानी कि जो टू क्रॉप्स था, व्हीट एंड राइस, ये दोनों ही बढ़ा, और एक्चुअल में इसका जो फ़ायदा मिलना था ऑयल सीड्स पे, पल्सेस पे, मैश पे, बैरली पे, तो इन सब पर इसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो सिर्फ ओनली स्पेशल फोकस रखा व्हीट एंड राइस में, और जो इनका होना चाहिए था वो इन जो पल्सेस में, ऑयल सीड में, इन सबको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। अब हम देखेंगे एक डिबेट ओवर सब्सिडीज़ कि सब्सिडीज़ किसानों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब पहले हम बात करेंगे सब्सिडीज़ होता क्या है। सब्सिडीज़ जो होता है वो अवेलिंग सम इम्पोर्टेंट इनपुट्स। अब कौन अवेल करेगा? अवेल तो किसान करेगा। अब सब इम्पोर्टेंट यानी कि वो फर्टिलाइज़र परचेज करेगा टू द फार्मर एट कंसेशन रेट दैट मस्ट बी लोअर देन मार्केट रेट। अगर एक मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट से उस रेट से कम रेट पर किसानों को चीज़ प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं सब्सिडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं यूरिया की, फर्टिलाइज़र की। तो यूरिया जो होता है, अगर एक बैग जो है उसका 100 के मार्केट रेट उसका 1000 रुपीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फार्मर को 600 में प्रोवाइड कर रहा है। कितने प्रोवाइड कर रहा है? 600 में प्रोवाइड कर रहा है। तो अब कितना उसके पास, उसको कम कितना देना पड़ रहा है? 400। तो 400 उस किसान के लिए क्या हो जाएगा? सब्सिडी हो जाएगा। मार्केट रेट तो 1000 रुपीज़ है, लेकिन किसान को कितना पे करना पड़ रहा है? ओनली 600, और जो 400 जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? सब्सिडी हो जाएगा। अब लेंगे कि फेवर ऑफ सब्सिडी। अब कुछ लोग इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इसमें सब्सिडीज़ देना चाहिए, और कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि सब्सिडीज़ नहीं देना चाहिए। तो जो फेवर में है वो कुछ सजेशन देते हैं कि उन्होंने अपने पॉइंट रखे कि सब्सिडी क्यों मिलना चाहिए। सब्सिडी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मार्जिनल लैंड होल्डर एंड पुअर फार्मर। ये सबसे ज़्यादा जिनके पास ज़मीन कम है और पुअर गरीब किसान है, उन सबको ये फ़ायदा मिलना चाहिए। हु कैन नॉट अवेल द एसेंशियल फार्म्स इनपुट्स इन ऑन गोइंग मार्केट रेट। यानी कि वो ये है कि पुअर किसान जो है और जिनके पास ज़मीन कम है, वो ये चीज़ जो मार्केट रेट पे खर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब सब्सिडी जो है तो गवर्नमेंट ने 1960 में क्या दिया? इंसेंटिव्स लिया तो फार्मर टू अडॉप्ट। उन्होंने बोला कि जो किसान जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक और वाइटल इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर, HY सीड्स वगैरह यूज़ करेगा, उसको सब्सिडीज़ मिलना चाहिए, मिलेगा। एंड इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो ट्रेडिशनल जो मेथड था एग्रीकल्चर का, उसको चेंज करके न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना। अब देखो जल्दी से कोई चेंज नहीं करता। अब किसानों को समझाना था कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए अच्छी है, आपके प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बट इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर किया, ताकि उनको सीड्स जो फर्टिलाइज़र सस्ता मिल जाए, सीड्स HY सीड्स सस्ता मिल जाए, और कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जो ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करें। तो सब्सिडीज वाज मेनली टू कन्विंसिंग द लुकरिंग द नेचर ऑफ द सो दैट द फार्मर डू नॉट हेजिटेट टू यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसकी उनको यानी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि सब्सिडी देना चाहिए। इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। अब सब्सिडी जनरली टू द पुअर फार्मर विच द मोटिव ऑफ रिड्यूसिंग द इनइक्वलिटी इन द इनकम। तो अब क्या है कि इनइक्वलिटी करना है, को किसको मिले? जनरली उनको मिले जो गरीब हैं, अमीरों को नहीं, गरीबों को मिले, ताकि रिच और फार्मर के बीच में जो इनइक्वलिटी है इनकम का वो कम हो जाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इन एग्रूड द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा, मान लो अगर बोल दे कि कोई किसान टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा,
तो गवर्नमेंट की सब्सिडी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये बोल रखा है किसको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी उनको मिलेगी जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, यानी कि वाइटल इनपुट्स करेगा, फर्टिलाइज़र और जो HYV सीड्स यूज़ करेगा उसको सब्सिडी मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। और जिन्होंने क्या किया, ये एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आर नॉट रिस्क फ्री, ये रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओनली डेयरिंग फार्मर, जिसके पास डेयरिंग थी उस फार्मर की, तो विलिंग टू अडॉप्ट दैम। तो इन्होंने ये 4 पॉइंट बताए, इस वजह से ये बोलते हैं कि इकोनॉमिस्ट की सब्सिडी देना चाहिए। दोबारा रिकैप देखते हैं कि मार्जिनल और पुअर फार्मर को देना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट रेट पे वो चीज़ परचेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वाइटल इनपुट्स HYV सीड्स और फर्टिलाइजर यूज कराने के लिए फार्मर को सब्सिडी देना चाहिए। और किसको मिलना चाहिए? अब इससे सब्सिडी देने से क्या होगा, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम में इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाएगा, जैसे रिच और पुअर फार्मर्स की कंडीशन में। और लास्ट हमने बोला कि जो ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो रिस्क फ्री नहीं है, इसमें रिस्क बहुत है। तो अब जो रिस्क लेगा फार्मर, यानी कि डेयरिंग फार्मर है, वही इस सब्सिडी का अवेल कर पाएगा, बाकी जो किसान अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका फेवर। हम देखेंगे अगेंस्ट सब्सिडी के, सब्सिडी अगेंस्ट में कुछ इकोनॉमिस्ट बोले कि सब्सिडी नहीं देना चाहिए किसानों को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट का, वो इकोनॉमिस्ट का कहने का मतलब वो फार्मर का कम पॉइंट से देना कम था, लेकिन जो कंपनी थी, वो जो कंपनी जो बना रही है फर्टिलाइज़र, उन इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाना ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने बोला कि ये सब्सिडी जो है फार्मर को नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से फार्मर को इनको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको तो अपने कंपटीशन से मतलब नहीं है। जैसे सपोज अब वो क्या करेंगे, सब कंपनी जितनी भी स्टार्ट होगी उन सब अपना प्राइस कितना रखेंगे, 1000। हमने एग्जांपल ले रहे हैं जो मार्केट का, पहले देखते हैं कि जो यूरिया का फर्टिलाइज़र है उसका प्राइस हमने 1000 लिया, और मार्केट रेट कितना है 600, नहीं मार्केट रेट 1000 है, गवर्नमेंट फार्मर को 600 में मिल रहा है, और 400 गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रहा है। अब सब्सिडी देने से क्या हुआ, अब सभी की जितनी भी कंपनी होगी वो क्या करेगी, अपने प्राइस को सिर्फ 1000 ही रखेगा। और इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि उसको तो 400 फ्री में मिल रहा है, किससे, गवर्नमेंट से, तो वो उसमें कंपटीशन नहीं करेगा। अब मान लो 3 फर्म्स हैं, सब अपनी अपनी फर्म पे, अब देखो अगर अभी की बात करते हैं कि अगर 3 कंपनी है, जैसे मान लो वोडाफोन है, आइडिया, एयरटेल है और BSNL है। अब तीनों कंपनी अपने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, अपने टैरिफ को यानी रेट को कम करती है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के पास चॉइस होती है, उनका रेट कम मिलता है। बट इसमें क्या हो रहा है, तो इसके केस में अगर हम सब्सिडीज़ की बात में करेंगे, जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी थी उसको तो कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो फ्री में गवर्नमेंट 400 देगा ही देगा, और किसानों से वो 600 ले लेगा, तो उसको कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था, इसलिए किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सिर्फ कम फ़ायदा किसको हो रहा था, जो बड़ी कंपनीज जो थी, जो फर्टिलाइज़र तैयार कर रही है, उनको सिर्फ फ़ायदा था। अब हम बात करते हैं सेकेंड, सब्सिडीज़ आर आल्सो इंजॉय बाय द पोटेंशियल फार्मर हु डू नॉट नीड दैम, यानी कि वो फार्मर भी यूज़ कर रहे थे जिनको ज़रूरत नहीं थी। जैसे मान लो जो रिच फार्मर है, वो भी जो यूरिया है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, वही 1000 रुपीज़ मार्केट रेट था, लेकिन उसको किसानों को 600 मिल रहा है, और गवर्नमेंट 400 का सब्सिडी दे रहा है। अब वो रिच फार्मर भी 600 में वो उसको खरीद रहा है, और पुअर फार्मर भी 600 में उसको खरीद रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सब्सिडीज़ का जो बेनिफिट था, जो रिच फार्मर थे उनको तो 1000 में देना था, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस सब्सिडी देने से सबको, यानी रिच एंड पुअर फार्मर सेम इक्वल हो गए, और इक्वल होने से उनको गवर्नमेंट को जो सब्सिडी है उसका बर्डन है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा था। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल फार्मर, जो रिच फार्मर थे, वो भी इस जो सस्ती जो फर्टिलाइज़र का था या यूरिया का, वो मार्केट से परचेज कर रहे थे। तो ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि जो पोटेंशियल फार्मर है उनको मिल रहा है, इसलिए ये मैकेनिज़्म जो था, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वो अच्छा नहीं था। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सब्सिडीज़ क्या करती है, अगर उसको सब्सिडाइज कोई चीज़ मिलती है तो मच लोअर देन मार्केट प्राइस, अगर वो मार्केट प्राइस से कम चीज़ मिलती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ती मिल जाए, मार्केट रेट मान लो 10 रुपीज़ यूनिट है, अगर फार्मर को 1 रुपीज़ यूनिट मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करेगा और वेस्ट ज़्यादा करेगा। अब मान लो 10 रुपये यूनिट है, तो अगर कोई लाइट चल रही है तो वो क्या बोलेगा कि अब बंद कर दो क्योंकि बिल आएगा। अगर 1 रुपीज़ मिलेगा तो वो वेस्टेज करेगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपीज़ यूनिट है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नहीं जा रहा, गवर्नमेंट का जा रहा है। सो यहाँ पर इसलिए जब चीज़ सस्ती, बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा,
वेस्टेज हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स अगेंस्ट है कि कोई चीज़ सस्ती, इतनी सस्ती मिल जाए ताकि ना मिले, ताकि वो उसका वेस्टेज हो। अब बात करते हैं कि अब जनरली कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द एक्सेस ऑफ बेनिफिट एंड फैसिलिबिलिटी और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ज़रूरी थी कि ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएं ताकि उन सबको मिल सके जिससे जो इसके रियल नीडी हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें एक ज़रूरत था क्या, एक प्रॉपर प्लानिंग की कि कैसे प्लान करें जिसमें रिच फार्मर को तो सब्सिडी ना मिले, पुअर को फैसिलिटी मिले। दूसरा, सुटेबल रिफॉर्म, और रिफॉर्म करने की जरूरत थी। और एलोकेशन ऑफ सब्सिडीज, अब सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन था। द ओनली नीडी फार्मर इट रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ जो ये कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि नीडी फार्मर के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, सुटेबल रिफॉर्म करना चाहिए और एलोकेशन ऑफ सब्सिडी करना चाहिए। तो इस चैप्टर इस पार्ट में इतना ही। हम बाकी जो थर्ड पार्ट में इसका आगे का चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।